जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान को खतरनाक स्टील्थ पनडुब्बियां क्यों दे रहा चीन? जिनपिंग की चाल का खुलासा, भारत से कनेक्शन, जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, केनिया में टैक्स बिल के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग, संसद में लगाई आग, सांसदों को टनल से किया रेस्क्यू, पुलिस ने चलाई सीधा गोली, कई लोगों की मौत, सेना तैनात। इसी के साथ आपको बताएंगे, नेपाल ने फिर काला पानी लिपू लेक को बताया अपना हिस्सा, भारत के साथ बढ़ेगा तनाव। तो दोस्तों, सब कुछ हम आपको आसान भाषा में विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, चीन इन दिनों पाकिस्तान के लिए हंगोर क्लास की पनडुब्बियां बनाने में व्यस्त है। इस क्लास की पहली पनडुब्बी 2 महीने पहले ही समुद्री ट्रायल के लिए लॉन्च की गई थी। हंगोर क्लास की पनडुब्बियां उन्नत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP तकनीक से लैस है, जिन्हें समुद्र में डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि चीन इतने कम पैसे में पाकिस्तान जैसे मुल्क को इतनी ताकतवर तकनीक से लैस पनडुब्बी क्यों दे रहा है। अब पता चला है कि दरअसल चीन के पाकिस्तान को हंगोर क्लास की पनडुब्बी देने का कारण हिंद महासागर और अरब सागर में शक्ति संतुलन बदलना है, जिसका लाभ बीजिंग को होगा। चीन ने पाकिस्तान के लिए बनाई गई पहली हंगोर क्लास पनडुब्बी की लॉन्चिंग अप्रैल 2024 में वुहान में की थी। दोनों देशों ने पनडुब्बियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर 2015 में हस्ताक्षर किए थे, जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान की यात्रा पर थे। इस सौदे के तहत 4 पनडुब्बियों का निर्माण चीन के WSIG द्वारा किया जाना है, जबकि बाकी 4 का निर्माण ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी TOT समझौते के तहत पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में किया जाना है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP तकनीक से लैस ये पनडुब्बियां पाकिस्तान को अपने कट्टर प्रतिद्वंदी भारत पर रणनीतिक बढ़त दिलाती है, जिसके पास ऐसी कोई स्टील्थ पनडुब्बी नहीं है। पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक AIP सिस्टम गैर परमाणु पनडुब्बियों को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की जरूरत के बिना ऑपरेटेड करने की अनुमति देती है। AIP सिस्टम से लैस पनडुब्बियां लगभग नॉइस फ्री यानी आवाज के बिना होती है, जिससे वो परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियों की तुलना में अधिक स्टील्थ होती है। अपने पुराने सहयोगी पाकिस्तान को स्टील्थ पनडुब्बियों की सप्लाई करने में बीजिंग का लक्ष्य है। हिंद महासागर पर प्रभुत्व के दौर में भारत को पीछे छोड़ना हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि चीन के साथ भारत का पुराना सीमा विवाद है। वहीं अमेरिका भी चीन के खिलाफ भारत को हथियारों से लैस कर रहा है। चीन के वैश्विक समुद्री शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा हिंद महासागर में उसकी बढ़ी हुई सैन्य उपस्थिति पर निर्भर करती है, जिसमें तेल और माल के लिए महत्वपूर्ण शिपिंग लेन है। 2017 में चीन ने हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी किनारे पर जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा खोला था। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मजबूत पाकिस्तानी नौसेना को महत्वपूर्ण मानता है। 2022 में पाकिस्तानी नौसेना ने अपने सबसे उन्नत युद्धपोत तुगरिल को सर्विस में शामिल किया। शंघाई शिपयार्ड में निर्मित और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस तुगरिल एक वर्सेटाइल वेसल है, जो कई मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। उसी वर्ष पाकिस्तान ने चीन से 4 शक्तिशाली गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों में से दूसरा तैमूर को खरीदा। शंघाई में निर्मित तैमूर पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस की भौगोलिक पहुंच का विस्तार करता है। पाकिस्तान के साथ चीन की साझेदारी उसे हिंद महासागर में पैर जमाने का मौका देती है, जिसने भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ा दी है। चीन की तरह भारत भी कच्चे तेल और माल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हिंद महासागर पर बहुत अधिक निर्भर है। भारत अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव में नौसैनिक ठिकानों और बंदरगाहों में चीन के निवेश को हिंद महासागर के समुद्री क्षेत्र की घेराबंदी के रूप में देखता है। 2022 में भारत ने श्रीलंका के हम्बनटोटा में एक चीनी शोधपोत के डॉकिंग का विरोध किया, इस डर से कि जहाज भारत की रक्षा क्षमताओं की निगरानी कर सकते हैं। पाकिस्तानी नौसेना को स्टील्थ पनडुब्बियों से लैस करके चीन पाकिस्तान और भारत के बीच नौसैनिक प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा सकता है। हिंद महासागर में अपनी सामरिक उपस्थिति बढ़ाकर चीन अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए समुद्री मार्गों का भी विस्तार कर रहा है। चीन के तेल का 80% मलक्का जल्दम रोमदिया से होकर गुजरता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, अफ्रीकी देश
केनिया में मंगलवार को नए टैक्स बिल के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। वे संसद के बाहर लगे बैरिकेड्स को पार कर अंदर घुस गए, जहां सांसद बिल पर चर्चा कर रहे थे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद में आग लगा दी। इस दौरान पुलिस की फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 31 लोग घायल हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस प्रदर्शन में ज्यादातर युवाओं ने हिस्सा लिया। संसद में हिंसा के दौरान सांसदों को एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए बाहर निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद के परिसर में तोड़फोड़ भी की। वहीं केन्या में मौजूद भारतीय दूतावास ने भी नागरिकों को सावधानी बरतने की अपील की है। दरअसल केन्या की राजधानी नायरोबी में प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। इन प्रदर्शनों में केन्या की सोशल एक्टिविस्ट और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की सौतेली बहन ओमा ओबामा भी शामिल थी। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नारे लगाते हुए कहा कि केन्या कभी आजाद नहीं हो पाया, यहां अब भी औपनिवेशवाद जारी है। दरअसल केन्या में कई हफ्तों से टैक्स बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इस बिल के तहत राष्ट्रपति विलियम रूटो की सरकार देश में टैक्स बढ़ाने वाली है। इसके तहत देश में पढ़ाई से लेकर सभी जरूरी सेवाओं पर रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा। इस बिल को मई में पेश किया गया था। संसद में मौजूद ज्यादातर सांसद इस बिल के समर्थन में है। उनका मानना है कि यह सरकारी कामों को पूरा करने के लिए जरूरी है। रेवेन्यू बढ़ाने पर होने वाली कमाई के जरिए सरकार देश में सड़कों का निर्माण, स्कूलों में टीचर्स को हायर और किसानों को फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी दे पाएगी। वहीं देश के ऊपर कर्ज का बोझ भी कम होगा। सांसदों के मुताबिक अगर बिल लागू नहीं किया गया तो सरकारी संस्थाओं में काम ठप हो जाएगा। मंगलवार को बिल पर हुई वोटिंग के दौरान 195 में से 106 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया। केन्या के नागरिकों का कहना है कि कानून की वजह से अंडे, प्याज और खाना बनाने के तेल जैसे जरूरी सामान भी महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा सरकार गुड्स और सर्विसेज पर भी टैक्स बढ़ा रही है। ऐसे में जनता के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति रूटो 2022 से सत्ता में है। उनकी सरकार लगातार भ्रष्टाचार करती रही है। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति रूटो ने देश में सेना को तैनात करने की घोषणा की। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार इस बात पर स्पष्ट और मजबूत है कि लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुदर्रा सहित महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र उनके देश का हिस्सा है। प्रचंड ने प्रतिनिधि सभा में पेश बिल 2081 पर चर्चा के दौरान सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए ये टिप्पणी की। उन्होंने याद दिलाया कि 1816 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के बीच हुई सुगोली संधि के अनुसार ये क्षेत्र नेपाल के हैं और इन क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक पॉलिटिकल मैप भी प्रकाशित किया गया है। नेपाल सरकार ने मई 2020 में केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को अपने भूभाग का हिस्सा दिखाते हुए अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था। बाद में इसे संसद ने सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया था। नेपाल द्वारा मैप जारी करने के बाद भारत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक तरफा कार्रवाई बताया था और काठमांडू को आगाह किया कि क्षेत्रीय दावों का ऐसा मनगढ़ंत विस्तार उसे स्वीकार्य नहीं है। दरअसल भारत कहता रहा है कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्र हैं। नेपाल 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करता है। प्रचंड ने कहा कि हालिया भारत यात्रा पर अपने भारतीय समकक्ष के साथ बैठक के दौरान 1950 के भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि सहित मौजूदा संधियों व समझौतों को संशोधित और अपडेट करने तथा मौजूदा राजनयिक तंत्र के माध्यम से सीमा संबंधी मुद्दों को सुलझाने पर सहमति बनी थी।